अब अगली यात्रा होने जा रही है व्यंजन। अगर स्वयं राजन्ते इति स्वराः ये लिखा गया तो व्यंजन तो अर्धमात्रिकम लिखा गया कि व्यंजन की आधी मात्रा होती है। इसीलिए कहा गया कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन की संख्या मूल रूप से 33 ये अतिरिक्त ये 4 संयुक्त। अब चलिए व्यंजन के भेद। अब व्यंजन के भेद भाई क्या? अरे क से लेकर ह तक व्यंजन है तब 33 होता है। तो पहला भेद कर रहे हैं स्पर्श व्यंजन, दूसरा भेद अंतस्थ व्यंजन, तीसरा भेद ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी न किसी भाग को टच करती है, मुंह के किसी न किसी भाग का स्पर्श अवश्य करती है। ऐसे वर्णों को हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। यानी जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श अवश्य करती है उसे कहते हैं स्पर्श व्यंजन। यानी टच करती है, छूती है, किसी न किसी पार्ट को जरूर छुएगी। इनकी संख्या कितनी है भाई? 25 है। इसमें पांचों वर्ग आ जाते हैं। 5 वर्ग होते हैं ना, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक, क वर्ग में, च वर्ग में ऐसे। तो 5 वर्ग हैं, एक में 5, तो 5 5 जा 20। स्पर्श व्यंजन में 25 वर्ण होते हैं, क से लेकर के म तक। और इनके उच्चारण में जीभ मुख के किसी भाग का स्पर्श अवश्य करती है। दूसरा भेद बता रहे हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन इनके उच्चारण में, इन वर्णों के उच्चारण में जीभ मुंह के किसी भी भाग का पूरा टच नहीं करती। पता है ना कि इधर के न उधर के बीच के ही। तो अंतस्थ इसीलिए कह दिया कि किसी भाग को स्पष्ट रूप से स्पर्श नहीं करती। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी भी भाग का स्पष्ट स्पर्श नहीं करती उन्हें हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। दूसरी परिभाषा भी दे सकते हैं, य र ल को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ओके, इनकी संख्या कितनी हो गई? 4। इनके उच्चारण में जीभ मुख के किसी भी भाग का पूरी तरह स्पर्श नहीं करती। बचा क्या? ऊष्म व्यंजन। इन वर्णों के उच्चारण में मुंह से निकलने वाली वायु, हवा रगड़ के साथ बाहर निकलती है, इसलिए थोड़ी गर्म हो जाती है, इसलिए कह दिया गया ऊष्म व्यंजन। इतनी गर्म नहीं होती कि आपका शरीर जुड़ा जाए, लेकिन रगड़ के साथ सब में रगड़ के साथ श इनकी भी संख्या 4। ठीक, तीनों को जोड़ेंगे, प्लस करेंगे 33 व्यंजन। व्यंजन के भेद स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। अब इसके बाद नेक्स्ट संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है भाई? ये तो व्यंजन हमने बता दिया।
अब संयुक्त व्यंजन ये है, छत्र य और स। क्यों संयुक्त है? क्योंकि एक दो व्यंजन आपस में मिले हैं। इनकी विशेषता है, एक व्यंजन स्वर रहित है और दूसरा स्वर सहित है। छत्तीसगढ़ कैसे बना? क हलंत प्लस षटकोण स, षटकोण स पूरा है। क हलंत यानी स्वर रहित है, षटकोण स स्वर सहित है। त्र कैसे बना? त हलंत प्लस र। ध्यान दीजिए, ये र छोटा सा है लेकिन ये पूरा है, ये र हलंत प्लस अ है, और ये जो बड़े से त महाराज है ये आधा है। त हलंत प्लस र, त्र। ज हलंत प्लस य, ज्ञ बना। और श हलंत प्लस र, स्र। ठीक, तो ये है संयुक्त व्यंजन। अब द्वित्व व्यंजन क्या है भाई? द्वित्व व्यंजन एक ही प्रकार के दो व्यंजन, जैसे आधा क और पूरा क एक ही प्रकार के हुए। मक्का, देखिए यह स्वर रहित है, यह स्वर सहित है, तो आपकी आंख में मात्रा लगी है। तो एक ही प्रकार के दो व्यंजन जहां मिले, यानी एक ही प्रकार के दो व्यंजनों से बनने वाले व्यंजन को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। द्वित्व मतलब डबल। अच्छा, एक और बात आती है, संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर में क्या है भाई? द्वित्व में होगा कि एक ही प्रकार के दो व्यंजन रहेंगे, लेकिन संयुक्ताक्षर में एक ही प्रकार के दो व्यंजन नहीं रहेंगे। स्वर रहित, स्वर सहित ये सब भिन्न भिन्न रहेंगे। जैसे द्वारा, फिर ख्याति। भाई ग है, ये वो है। ख्याति आधा ख है, यह है, तो इसको कहेंगे, लेकिन ये आपस में मिले हैं तो संयुक्ताक्षर इनको कर दिया गया। बस आज इतनी ही पढ़ाई। चैप्टर लंबा है, बाकी कल। नेक्स्ट टॉपिक, व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारण की दृष्टि से। ओके, व्यंजनों का उच्चारण करने में क्या क्या करना पड़ता है, शरीर के भीतर प्लस शरीर के बाहर जब वो उच्चारित व्यंजन निकलता है। इसमें नंबर का कर रहे हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। मतलब क से ह जो भी व्यंजन है, तो किस व्यंजन का उच्चारण मुंह के किस भाग से किया जाता है, ये बताया है इन्होंने। वैसे स्वरों का भी उच्चारण स्थान बताए हैं। जैसे अ आ, इनका उच्चारण स्थान कंठ गले से। ई दीर्घ और ह्रस्व, इनका उच्चारण स्थान ताल
री, री का उच्चारण स्थान मूर्धा, मूर्धा बोलते हैं दांतों के ऊपर, यानी जड़ है इसके इन साइड में, गले की साइड में, जिसको तालु भी बोलते हैं। तो जड़ से थोड़े से अंदर जाने पर उसी भाग को कहते हैं मूर्धा। तो री का उच्चारण स्थान मूर्धा। फिर बचा ए आय, कंठ ताल, ए आय कंठ और ताल, फिर ए आय हो गया। ओ आओ, ओ आओ कंठ और ओष्ठ, उदो तो कंठौष्ठम, ओ आओ का कंठ और ओष्ठ, यानी कि उच्चारण में गला और ओष्ठ दोनों काम करते हैं। बचा क्या? बस सब तो हो गए, और से लेकर के औ तक ये स्वरों का रहा। इसमें आपको बताया है व्यंजनों का, बुक में दिया है, एक बार सुन लीजिए। उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ, कंठ से किनका किनका उच्चारण करते हैं, तो संस्कृत में तो बड़ा क्लियर उन्होंने दे दिया, स्वर और व्यंजन दोनों को इंक्लूड करके। अको विसर्जनीय नाम कंठ, आ विसर्ग और ह प्लस क वर्ग, क ख ग घ, इनका उच्चारण स्थान कंठ। फिर ताल, जिसको तलवा बोलते हैं, तालू में दांत, ये मुहावरा भी है। तो ताल, इति यशानाम तालु, ई स्वर है, य और च छ ज झ, इनका उच्चारण स्थान ताल। मूर्धा, ऋतु रसाना मूर्धा, री षटकोण स और टवर ट ठ ड ढ, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा। वर्ड्स, वर्ड्स में दिया है आपकी बुक में दांतों की जड़, यानी दांत में इन साइड में जो उनकी जड़ है, तो इसमें दे रहे हैं ये स, ज, र और ल। ओष्ठ नहीं, दंत, दंत का दंत टॉवर पूरा, थ थ द ध न। ओष्ठ पवन प फ ब भ, दंताष्ट दांतोरोट व पकार से दंतौष्ठम। नासिका, नाक से, तो जो भी वर्गों के पांचवें वर्ण है, ङ, य, ण, न, म, ये हुए, और कुछ छूट रहा है नहीं, बस इनका उच्चारण स्थान नासिका से बुक में दिया है। अगर कहीं दाएं बाएं हुआ होगा तो आप समझिएगा। दूसरा विभाजन दे रहे हैं उच्चारण स्थान के आधार पर में भी। श्वास, यानी प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। कब किस व्यंजन का उच्चारण करते हैं, तो भाई सांस की मात्रा, श्वास कम खर्च होती है कि अधिक खर्च होती है, ये बताएंगे।
वो श्वास या प्राणवायु के आधार पर वर्गीकरण। नंबर 1 अल्प प्राण। अल्प मतलब कम और प्राण मतलब श्वास। तो जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास कम खर्च होती है उन्हें हम कहते हैं अल्प प्राण। अल्प प्राण में वर्गों के 1, 3, 5 और अंतस्थ। तथा ये आते हैं। 1, 3, 5 मतलब वर्गों का पहला, तीसरा और 5वां वर्ग अल्प प्राण। सही तो मैं चल रहा हूं? हाँ ठीक है। तथा अंतस्थ यह और रव, इनका उच्चारण हम जब करते हैं तो श्वास कम मात्रा में खर्च होती है। दूसरा महाप्राण। अब वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। 1, 3, 5 एक अगर आप तैयार कर लेंगे तो उसमें इनके अतिरिक्त होगा वह महाप्राण होगा, यानी उसके उच्चारण में, उनके उच्चारण में अधिक प्राणवायु यानी श्वास खर्च होगी। तो 1, 3, 5 अगर अल्प प्राण का है तो महाप्राण का 2, 4। ठीक। और इसमें अंतस्थ व्यंजन है तो महाप्राण में ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म। और इसमें ड़ है तो महाप्राण में ढ़, यानी इतने वर्ण हैं वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ तथा ऊष्म वर्ण और ढ़, जिसको अतिरिक्त व्यंजन, समी व्यंजन जो भी है, द्विगुण जो भी, तो ये आते हैं महाप्राण में। एक अगर आप अल्प प्राण तैयार कर लेंगे तो ये अपने आप हो जाता है। अब उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण ये बता दिए। श्वास के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर नहीं, और उच्चारण स्थान के आधार पर। अब ख बता रहे हैं प्रयत्न के आधार पर। भाई कोई भी हम जब वर्ण का, किसी भी वर्ण का जब उच्चारण करते हैं तो कुछ हमें कोशिश करनी पड़ती है। अब वह कोशिश बाहरी भी होगी, भीतरी भी होगी। आभ्यंतर और बाह्य दोनों बांटने का इसमें आपको नहीं बांटा है, बस इसमें दे दिया कि प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया, अघोष और सघोष। अघोष मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर यंत्री में, गले में जो स्वर यंत्री होती है, कोई कंपन नहीं होता। ठीक भाई, बोलते तो हिलता है, इसीलिए देखिए जब ये टांसिल बढ़ जाती है तो जहां भी बोलेंगे तुरंत खांसी आएगी, शांत रहेंगे चुप, तो बोलेंगे तो वो हिलेगा। तो जिन वर्णों के उच्चारण में, स्वर यंत्री में कोई भी कंपन नहीं होता, उन वर्णों को कहते हैं अघोष वर्ण। इसमें वर्गों के प्रथम, द्वितीय तीनों शब्द और बस प्रथम, द्वितीय और तीनों साथ हैं। इनकी संख्या होती है 13 अघोष वर्णों की, यानी जिनके उच्चारण में
स्वरयंत्री में किसी प्रकार का कंपन नहीं होता। ऐसे वर्ण संख्या में 13 है। इसमें वर्णों के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा तीनों स आते हैं। नंबर 2, सघोष, जिनके उच्चारण में स्वरयंत्री में कंपन होता है, स्वरयंत्रिका में कंपन होता है, उन्हें हम कहते हैं सघोष। तो देखिए वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, 1 2 यहाँ आ गया तो बाकी बचा क्या, 3 4 5 और तीनों स्वर है यहाँ। तो यहाँ पर देखिए अंतस्थ य र ल व प्लस र और ढ ये भी प्लस समस्त स्वर यानी अ से लेके औ तक ये सब आते हैं सघोष में। यानी इनके उच्चारण में स्वरयंत्रिका में कंपन होगा। कहीं कहीं ढ़ और ढ को भी इन्होंने सघोष में ले लिया है, लेकिन ये भी अधिकांश मिलता है कि सघोष वर्णों की संख्या 30। तो ढ़ और ढ को अगर हम छोड़ दें क्योंकि अतिरिक्त व्यंजन है तब इनकी संख्या 30 एग्जैक्ट आती है। बस यही आपका रहा व्यंजन, बाकी सब आप पढ़ चुके हैं। अब वीडियो सुनिएगा, बाकी बुक से हेल्प लीजिएगा।